तो हम लोग पिछला लेक्चर में एलिजिबिलिटी और कंडीशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज जो पॉइंट है वो है अपॉन्समेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब बिजनेस, नॉन बिजनेस, एग्जाम, टैक्सेबल सप्लाई के बीच आईटीसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और दूसरा है ब्लॉक क्रेडिट, ऐसा क्रेडिट जिस पर आपको आईटीसी मिल ही नहीं सकता है, मतलब आप आईटीसी भले ही अवेलेबल हो बट आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले जो समझेंगे वो टॉपिक होगा ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। तो ब्लॉक क्रेडिट के लिए नीचे आना पड़ेगा आपको चैप्टर में, अपॉन्समेंट, हाँ, ब्लॉक क्रेडिट, पेज नंबर 7.51, ठीक है। अब ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? वैसा क्रेडिट जो कि आपके पास अवेलेबल था, आपके GSTI 2A 2B में दिख रहा था, लेकिन एज पर द एक्ट उस क्रेडिट को आप लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब क्रेडिट अवेलेबल है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आईटीसी आपके 2A 2B में दिख रहा है, पर आप उसे अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम लोग ब्लॉक क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्लॉक क्रेडिट में एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस एंड रिलेटेड सर्विस। जिस रिलेटेड सर्विस में क्या आता है? इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इन सर्विस का बात किया गया है रिलेटेड सर्विस के अंदर। मोटर व्हीकल के लिए क्या कहा गया, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज़ आईटीसी ब्लॉक है मोटर व्हीकल पे। कहने का मतलब आप बाय द वे कार खरीदते हैं, ठीक है। आपका कहना है कि मैं इस कार का इस्तेमाल अपने कंपनी में करूँगा, और कंपनी में क्या इस्तेमाल होगा? जो भी इस्तेमाल हो, ठीक है। पर ये कार क्या था? एक एक्सेप्शन है सिर्फ, ये अदर देन गुड कैरेज था, ठीक है, अदर देन गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। मतलब एक गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था, छोटा हाथी, सुना था ना, समझ गए। कार है, ऑब्वियस सा बात है, 4 सीट 5 सीटर जो भी है कार है, आपने कंपनी के लिए ख़रीदा, कंपनी के नाम पे ख़रीदा। आप कहते हैं कि मैं इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आईटीसी अलाउ होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके कंपनी के CEO या फिर जो भी मैनेजर हैं या हेड हैं, उनको दे रखा है ऑफिस से आने जाने के लिए, है तो बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, नो डाउट, पर आईटीसी ब्लॉक होगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहाँ पर आईटीसी ब्लॉक किया गया है। करने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए, ऑब्वियस सा बात है, आपने कंपनी के लिए ख़रीदा है, ठीक है, कंपनी नहीं ख़रीदा है, अपने काम बिजनेस के लिए ख़रीदा है, अपने CEO को दे रहा है, डायरेक्टर को दे रहा है, मैनेजर को दे रहा है, लेकिन पर्सनल पर्पस है ना, उसे ट्रैवल करने वाला आदमी अपने लिए यूज़ कर रहा है ना, पर्सनल पर्पस। बिजनेस में क्या योगदान है उसका, समझे? आप ट्रेन से भी आ सकते थे, ठीक है, ज़्यादा दूर है तो, या फिर आप ऑटो, टेम्पो, किसी से भी आ सकते थे। तो इसलिए कहा गया था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे बेसिकली ब्लॉक किया गया है। अभी हम लोग डिफिनीशन भी पढ़ेंगे उसका, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस हैव बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट, ठीक है, डिफिनीशन ऊपर है, सी डिफिनीशन अंडर द हेडिंग रेलिवेंट डिफिनीशन। बट मोटर व्हीकल एक्सक्लूड, मोटर व्हीकल क्या चीज़ को एक्सक्लूड करेगा? व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल। कहने का मतलब ऑब्वियस सा बात है, रेलवेज फिक्स रेल पे चलता है ना, मेट्रो, ठीक है, या फिर जो आपका जो बगी होता है कोल माइन में जो बगी होते हैं कोल ढोने के लिए, तो अगर व्हीकल फिक्स्ड रेल पे चल रहा है तो वो यहाँ पे कवर नहीं है, ठीक है। अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन अ फैक्ट्री और एनी इनक्लोज्ड प्रेमिसेस, ठीक है। वैसा व्हीकल, वैसा वाहन जो फैक्ट्री के अंदर यूज़ होता है, बहुत सारे जैसे फर्नेस, जैसे लोहा का जब देखते होगे, लोहे के फैक्ट्री में फर्नेस में लोहा गलता है, एक टब में रखा रहता है, वो टब खसक के आता है, फिर वहाँ पे उसको उझल देता है, ठीक है, और फिर उसे मोल्ड किया जाता है अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सिर्फ फैक्ट्री में यूज़ हो सकता है या फिर किसी बंद प्रेमिसेस में, मतलब कि बंद कमरों में, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन नथी में चल रहा है, ठीक है। दूसरा, 2 पहिया,
दो पहिया भी आ सकता है, ठीक है, लेस देन 4 व्हील्स, इसके पास 4 चक्के नहीं है, 3 चक्के हैं। शर्त क्या है? 25 सीसी से कम का इंजन, ठीक है। अब 25 सीसी से कम का इंजन सोच लो क्या होगा, समझ गए? मतलब नॉर्मल व्हीकल जो इनक्लोज प्रेमिसेस में चले, फिक्स रेल पे चले, वो सारे पे आपको आईटीसी अलाउ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मोटर व्हीकल बेसिकली जो आपका क्वेश्चन जो बनता है जिस पर, वो क्या होगा? कार, ट्रक, ठीक है, कार हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, समझे? तो हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब सवाल है, सबसे पहला लाइन ही लिखता है आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। शब्द क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी भी मोटर व्हीकल या वेसल मतलब पानी का जहाज या एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, मतलब गुड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, अगर गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो आईटीसी अलाउ होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्च्यूनर खरीद के ये बोलिएगा कि सर मैं तो फॉर्च्यूनर से गुड डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, वो ब्लॉक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या नहीं है ये व्हीकल एक्ट बताता है, ठीक है, कौन सा गाड़ी किस काम के लिए है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका फॉर्च्यूनर है, ऐसा नहीं कर सकते आप उसको कि नहीं फॉर्च्यूनर है, मैं उससे सामान ढोता हूँ, यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ, तो फॉर्च्यूनर का आईटीसी अलाउ होगा। तो लेकिन रास्ता क्या है? उस पर तो हैवी आईटीसी मैंने कि हैवी जीएसटी लगा हुआ है। तो रास्ता ये है कि आपने ऊपर पढ़ा था कि डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं या फिर जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी कंपोनेंट, टैक्स कंपोनेंट पे या तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, या जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आईटीसी ब्लॉक है तो ऑब्वियस सा बात है, आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ले जाइए और उस जीएसटी अमाउंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम करिए, ठीक है। फर्दर आईटीसी इज ऑल्सो ब्लॉक्ड ऑन सर्टेन सर्विसेज। अब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट पे ऑब्वियस सा बात है बैन, मतलब कि आईटीसी अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सर्टेन सर्विसेज जो उस मोटर व्हीकल, उस वेसल और उस एयरक्राफ्ट के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस का सर्विस, जो ऊपर हमने 4 सर्विस पढ़ा था, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन पर भी आईटीसी ब्लॉक होगा। कहने का मतलब आपने कार खरीदा, कार अपने सीईओ को चलाने के लिए दिया, कार पे आईटीसी ब्लॉक था, ठीक है, डायरेक्टर को दिया, आईटीसी ब्लॉक था, ठीक है, कोई बात नहीं। कार में कुछ खराबी आई या रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आप सर्विस सेंटर ले गए, वहाँ पे आपने सर्विस लिया कार के लिए, तो आप ये कहिए कि नहीं अब तो कार का सर्विस पे तो आईटीसी ले सकते हैं, नहीं, तो आपको वहाँ भी ब्लॉक है। आपने इंश्योरेंस ले रखा है कार का, ब्लॉक है, मतलब आपने जीएसटी पे किया है, ऑब्वियस सा बात है, पर आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल इज हेयर इज दैट द मोटर व्हीकल, aircraft on which ITC is blocked, the ITC on service of insurance, servicing and repair and maintenance pertaining to such motor vehicle, vessel and aircraft is also blocked। समझ गए? अब कहने का मतलब सिंपल टर्म में, जिस पर आईटीसी, जिस गाड़ी, हवाई जहाज और पानी के जहाज पे आईटीसी ब्लॉक है, उस गाड़ी, पानी के जहाज और हवा के जहाज पे उसके सर्विस, इंश्योरेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस पे होने वाला आईटीसी भी ब्लॉक होगा, ठीक है। अब कुछ देखिए नीचे आएगा, एक्सेप्शन भी आएगा, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये देखिए, पहला ब्लॉक तो सीरियल नंबर है, उस पर कुछ ध्यान देना नहीं है, जब भी इसे रिवाइज करना है यहाँ से रिवाइज करना है आपको, ठीक है। गुड्स और सर्विस ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, एक्सेप्शन टू गुड्स ऑन सर्विस। अब कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, और ये रिमार्क्स है। एक्सेप्शन क्या है? कहा गया मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल पहले तो बोला ऊपर कुछ एक्सक्लूड था, बता दिया, बट मोटर व्हीकल का डिफिनीशन में आएगा कौन, बात ये भी आया। तो बोला मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 30% और इक्वल टू 13%, मतलब कि मैक्सिमम 13% का सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। अगर किसी गाड़ी का है तो उस पर आईटीसी ब्लॉक है। तो कहने का मतलब कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 14%, 15%, 16%, 17% या 50% अगर है तो अलाउ है मोटर व्हीकल। अब हवाई जहाज़ में तो ऑब्वियस सा बात है मोर देन 30% का कैपेसिटी रहता ही है, ठीक है। या फिर पानी के जहाज़ पे जो क्रूज शिप है उस पर भी मोर देन 13% का कैपेसिटी रहता है, क्रूज शिप, ठीक है। एक होता है सामान ढोने वाला जहाज़, तो सामान ढोने वाला जहाज़ पे आईटीसी अलाउ है, ठीक है। मर्चेंट नेवी वाला जो होता है इस पर सामान ढोता है तो वो अलाउ है, ठीक है। यहाँ सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए कहा गया है, मोटर व्हीकल, समझ गया।
जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन के बराबर है, उस पर आईटीसी ब्लॉक है। मतलब अगर 13 पर्सन से ज़्यादा है तो आईटीसी अलाउ है, या फिर वो फिक्स्ड रेल लाइन पे चल रहा है तो आईटीसी अलाउ है, या फिर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। अगर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, मतलब कि छोटा हाथी, उसका प्रचार आता था, टाटा सुमो, कौन था टाटा सुमो, तो पता नहीं क्या नाम था, छोटा हाथी याद है बस। तो वो जो छोटा हाथी है उस पर आईटीसी अलाउ होगा, ठीक है। उसका सीटिंग कैपेसिटी भले 2 आदमी का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर वो व्हीकल क्लासीफाई है फॉर अ गुड ट्रांसपोर्टेशन, तो उस पर अलाउ होगा, ठीक है। अब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस, मतलब यही मोटर व्हीकल जिस पे 13 पैसेंजर कैपेसिटी है उसका बात कर रहा है। जिस पे अलाउ है उस पर तो अलाउ है ही, सोचना ही नहीं है कुछ, पर जिस पे नहीं अलाउ है उस पे अलाउ हो सकता है, ठीक है। इसलिए कहा इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, मतलब कौन सा, ये वाला मोटर व्हीकल, इस पर अलाउ हो सकता है कुछ एलिजिबल पर्पस के लिए। सबसे पहला पर्पस क्या है, फर्दर सप्लाई, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, ऑब्वियस सा बात है। अब मेरा जो है इसका यूज़ नहीं है, मैं बनाता हूँ, मैं बेचता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं खरीद के लाता हूँ, मैं बेचता हूँ। अब मेरा अगर आईटीसी ब्लॉक कर दोगे तो मैं मर ही जाऊँगा, ठीक है। दाम बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है गुड्स का, नो डाउट, कॉस्टली हो जाएगा कार, समझ गए। तो अगर आप उस चेन ऑफ बिजनेस में हैं, ठीक है, उस लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिस भी स्थिति पर है, ठीक है, तो आपको अलाउ है। पर फर्दर सप्लाई के लिए, ये नहीं कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर गए। हम भले ही मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैंने अपना ही कार किसी डायरेक्टर को दे दिया चलाने के लिए तो फिर आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या, फर्दर सप्लाई, समझ गए। दूसरा, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, कहने का मतलब आप वैसे धंधे में हैं जहां आपका काम ही है सर्विस देना ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब वही क्रूज शिप, जैसे अभी तो मोटर व्हीकल पे है तो क्रूज शिप पे क्यों जाए, जैसे कि बस का सर्विस। अब बस का कैपेसिटी ऑब्वियस तरह ज़्यादा होता है, ओला, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ओला में आ जाते हैं, इसका कैपेसिटी 13 से कम है, ठीक है, एक कार का, छोटा कार का, मिनी टैक्सी आप जो भी हो। तो क्या वो बंदा ले सकता है जो सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, तो कहा गया हाँ वो बंदा ले सकता है। सेक्शन क्या था, उस गाड़ी पे ब्लॉक है जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। सेक्शन कभी ये नहीं कहा कि उस पर्सन को ब्लॉक है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है। तो अगर वो पर्सन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है तो उस गाड़ी पे ब्लॉक होते हुए भी उसे अलाउ है। आया समझ में लाइन का मतलब ब्लॉकिंग गुड्स पे था, ना कि पर्सन पे। अगर पर्सन ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर का सर्विस देता है तो भले ही वो ब्लॉक क्रेडिट है मिस्टर ABCDEFGH के लिए, बट अगर वो ट्रांसपोर्टर है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है तो उसको अलाउ होगा, समझ गए। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, अगर आप ड्राइविंग सिखाने का काम कर रहे हैं तो भी अलाउ है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ थे। और चौथा क्या, अगर मोटर व्हीकल गुड ट्रांसपोर्ट वाला है तो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है तो उन केसेस में आईटीसी अलाउ है। मतलब अगर आपको ये समझ में ना आए तो ये रिमार्क्स वाला कॉलम पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन एलिजिबल पर्पस नॉट अलाउ, ठीक है, गुड्स पे ब्लॉकिंग है, समझ गए। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर यूज्ड फॉर एनी पर्पस इज अलाउड, ठीक है। सॉरी, मोर देन 13 पर्सन, अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 पर्सन है तो अलाउ है, तब तो सोचना ही नहीं है। कंडीशन तो इस पर था ना, लेस देन और इक्वल टू 13 पर्सन, अगर मोर देन 13 पर्सन है तो फिर अलाउ। तो कोई भी बंदा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो चाहे ना हो, चाहे वो बंदा वाटर सप्लाई करने के बिजनेस में हो चाहे ना, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो चाहे ना हो, ठीक है, अलाउ है। चाहे वो ड्राइविंग का ट्रेनिंग दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, अलाउ है। अगर 13 से ज़्यादा पर्सन का कैपेसिटी है तो अलाउ है, ठीक है। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अदर देन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, कहने का मतलब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल कौन सा, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पहला, दूसरा फिक्स्ड रेल वाला मोटर व्हीकल, तीसरा 4 चक्का से कम 25 सीसी वाला,
चौथा वो मोटर व्हीकल जो भी हमने ऊपर देखा था, कौन सा था, इनक्लोज्ड प्रेमिसेस जो चलता है, ठीक है, समझ गए। तो उन चारों को छोड़ के बाकी सब पे ब्लॉक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल सीटिंग कैपेसिटी पे। दूसरा, पहला मोटर व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी, अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ 13 से कम है या बराबर है, तो सेकंड कंडीशन पे आना है, किस पे, पर्सन के बिजनेस पे, ठीक है। तो पर्सन का बिजनेस क्या है फिर ये देखना है, समझ गए। तो पर्सन का बिजनेस क्या देखना है, क्या वो फर्दर सप्लाई वाले बिजनेस में, मैंने गाड़ी खरीदता बेचता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में है, ठीक है। तीसरा, ड्राइविंग का ट्रेनिंग देता है, समझ गए। बोला इन बिजनेसों में नहीं है, तो फिर क्या वो गाड़ी फॉर गुड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, तो फिर अलाउ है, ठीक है। अब आते हैं वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में क्या कहा गया। तो वेसल और एयरक्राफ्ट के बारे में बोला सीटिंग कैपेसिटी ऑब्वियस सा बात है 13 से ज़्यादा है, ऊपर मोटर, इसलिए सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए 13 का लिमिट लगाया। वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। वेसल और एयरक्राफ्ट में बेसिकली ब्लॉक होता है, समझ गए। तो वेसल और एयरक्राफ्ट पे अलाउ कब होगा, तो वही सेम कंडीशन जो ऊपर में था, अगर आप फर्दर सप्लाई में हैं, ठीक है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में हैं, अगर आप ट्रेनिंग देते हैं और नेविगेशन ऑफ सच वेचर, ठीक है, और प्लेन उड़ाने का, समझ गए। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, चौथा, ठीक है। तो वही सब है जो ऊपर में था, वही नीचे में भी है कंडीशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, प्लेन उड़ाने के लिए है, समझ गए। तो सेम है। अब इससे रिलेटेड सर्विस जो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, सॉरी इनएलिजिबल, जिस पे आरटीसी ब्लॉक है, उस पर इंश्योरेंस का, सर्विस का, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, इस पे भी आने वाला आईटीसी ब्लॉक होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, मतलब अगर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है या वेसल है या एयरक्राफ्ट है, अगर एलिजिबल पर्पस के लिए हुआ है तो आईटीसी अलाउ होगा, समझ गए। फिर वही सेम कंडीशन, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप सप्लायर हैं, अगर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है तो, समझ गए, तो फिर अलाउ है, समझ में आ गया। तो मोर और लेस सेक्शन कुछ नहीं है, सिंपली यही है कि मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट पे आईटीसी ब्लॉक है, लेकिन अगर सर्टेन पर्पस के लिए यूज़ हो तो अलाउ है। दूसरा, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है तो अलाउ है, समझ गए। सिर्फ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए ब्लॉक है। अब आते हैं चौथा पे, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। जिस पर आईटीसी ब्लॉक है, ठीक है, अगर उस गाड़ी को हम रेंटिंग पे लेते हैं, समझ गए, तो उस पर भी आईटीसी ब्लॉक है। फिर सच सर्विसेज व्हेन यूज्ड पर अलाउ कब, एक्सेप्शन देखो, सच सर्विसेज व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, तो फिर अलाउ है। मतलब भले ही मैंने इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को लीज पे लिया, रेंट पे लिया, हायर पे लिया, आईटीसी ब्लॉक था, लेकिन मेरा काम भी क्या है, मेरा काम भी लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग पे देने का है, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को मान लेते हैं, तो आईटीसी अलाउ है, समझ गए, आया समझ में। तो अब पूछोगे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का बात किया है, ध्यान रखना, अगर एलिजिबल मोटर व्हीकल है, कहने का मतलब 13 कैपेसिटी के ऊपर है सीट उसका, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो उसमें आईटीसी अलाउ है, जो यहाँ लिखा हुआ है। आईटीसी ऑन लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज अलाउड इज ऑल्सो अलाउड। अगर आईटीसी अलाउ है तो लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग पे जो आईटीसी है वो भी अलाउ है, ठीक है। और बाकी ये शर्त है कि आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग के बिजनेस में ही हैं, तो उस केस में आपको याद करो आईटीसी ऑन व्हाट है, अभी मोटर व्हीकल का बात नहीं कर रहा है, आईटीसी ऑन दिस सर्विसेज है, ठीक है, ये सर्विस का बात कर रहा है, आईटीसी ऑन सर्विस, आईटीसी ऑन लीजिंग सर्विस, रेंटिंग सर्विस और हायरिंग सर्विस, किसका, मोटर व्हीकल का। कौन सा मोटर व्हीकल, वो मोटर व्हीकल जिस पे आईटीसी ब्लॉक था। तो जिस मोटर व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक है, उस मोटर व्हीकल को भाड़ा पे चलाने पे आईटीसी फिर भी ब्लॉक है, समझ गए। लेकिन अगर मेरा काम भी भाड़ा पे चलाने का ही है और मैंने तुमसे भाड़ा पे गाड़ी लिया, तो उस केस में आईटीसी मुझे अलाउ होगा, समझ गए। कहने का मतलब सिंपल समझो, ये कार था, ठीक है,
अब मेरा कार बना रहे, ठीक है। अब इस कार का मैंने खरीदा, ये मैं था, मैं रजिस्टर बंदा था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खरीदा, मैंने लगभग 2,10,000 का जीएसटी पे किया। इस पर आईटीसी ब्लॉक था, नो डाउट। मैंने इस गाड़ी को भाड़े पे दिया, किसे दिया? मिस्टर एक्स को। तो मैंने क्या दिया इसे? सर्विस दिया। कौन सा सर्विस दिया? लीजिंग का, ठीक है, रेंटिंग का या हायरिंग का, जिस नाम से बोलना है बोल लो। जब मैंने इस बंदे को सर्विस दिया मिस्टर एक्स को, इसके लिए दिया, अब यही तो आ गया ना बात, पर्सनल पर्पस। जब किसी गाड़ी को पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेगा ना, भाड़े पे दिया, उसको शादी में जाना था, मैंने भाड़े पे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वही कह रहा है कि आईटीसी ब्लॉक है। समझ गए? आया समझ में? अब ध्यान क्या देना है, सिर्फ मोटर व्हीकल बोला, यहाँ पे शायद इनएलिजिबल या एलिजिबल का बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ मोटर व्हीकल बोला है, तो ध्यान रखना कोई भी मोटर व्हीकल, चाहे उस पर आईटीसी, सॉरी रुको, हाँ यहाँ पे बता दिया था, ओके, हाँ ये ब्लॉक क्रेडिट वाला था, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला मोटर व्हीकल का बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लॉक था आईटीसी इस पर, मैंने इसे भाड़े पे दिया, तो इसने मुझे पैसे दिए होंगे, मान लेते हैं कि मैंने इसे भाड़े पे 10,000 रुपये दिया था और 1800 इसने जीएसटी का अमाउंट दिया था, ये 1800 का आईटीसी ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे भाड़े पे दिया और ये अपने ही चलाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये बंदा फर्दर सप्लाई करता है, मैंने ये भी किसी और को भाड़े पे देता है, तो इस 1800 का आईटीसी ले सकता है, या फिर इस गाड़ी पे मुझे अगर आईटीसी अलाउ है तो इसको फिर अलाउ होगा, चाहे ये खुद चलाए या फिर भी ये भाड़े पे दे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया? ऑब्वियस सा बात है, मैंने गाड़ी खरीदा, 2,10,000 रुपये दिए, आईटीसी ब्लॉक था, अब क्या करूं? तो मैंने क्या किया, एक आदमी को बोला ले भाड़े पे ले ले, ठीक है, तो तू मुझे जीएसटी का पैसा दे, मैं तुझे आईटीसी ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस केस में जो चेन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था गवर्नमेंट को, इस कारण पे ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसके लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग पे भी ब्लॉक्ड वाले के आईटीसी ब्लॉक होगा, जब तक कि वो बंदा सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ना हो जिसे लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग पे गाड़ी लिया है, तब तक ब्लॉक होगा। समझ गए? तो अब ध्यान रखना। अब लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग का सर्विस अगर मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूँ तो अलाउ हो सकता है आईटीसी। कब? अगर मैं वो सर्विस ले करके, मतलब जो यहाँ एग्जांपल था, इसने ये सर्विस लिया, ठीक है, अपने लिए नहीं, अपने एम्प्लॉय के लिए लिया, ठीक है, इसके एम्प्लॉय थे बहुत सारे, उनके लिए लिया, तो भी आईटीसी ब्लॉक है, जब तक कि स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट में नहीं था ये सर्विस देना एम्प्लॉय को। समझ गए? सच सर्विस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर अ स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर बंदा भाड़े पे गाड़ी लेके दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ लोग को, तो उस केस में आईटीसी फिर अलाउ होगा। समझ गए? अन्यथा नहीं अलाउ होगा। समझ में आ गया? तो ध्यान बस यही रखना है कि अगर लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल या फिर वेसल या एयरक्राफ्ट है, तो जो सामने वाला बंदा है जो इसको लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग पे ले रहा है, वो आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक है? समझ गए? आया समझ में? अब सोचो कि ये एक्ट आया, मैंने ये सेक्शन आया क्यों? तो उस टाइम कहानी थोड़ा गलत हो गया, कहानी अब सही करता हूँ। आया इसलिए मुझे पता चला कि अगर मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर मैं कार खरीदने गया तो पता चला कि मैं कार खरीदूंगा, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मतलब कार क्यों खरीदे, भाड़े पे गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है? उस पर तो आईटीसी मिल जाएगा कंपनी को, नहीं समझे? अगर मैं भाड़े पे गाड़ी ले लूँ तो कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। तो सरकार ने कहा ऐसे कैसे ले लोगे भाड़े पे गाड़ी, तुम भाड़े पे भी लेके आओ गाड़ी। तो उसने कहा अगर तुमने सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं हो, या फिर तुम अपने एम्प्लॉय को अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं दे रहे हो, मतलब कि कुछ कानून के तहत नहीं है कि देना है सर्विस अपने एम्प्लॉय को, तो फिर तुम भाड़े पे भले गाड़ी लेके आओ जो इनएलिजिबल है, आईटीसी नहीं मिलेगा। आया समझ में? इसी कारण सेक्शन आया कि ऐसा ना करे ये बंदा खरीदने के बजाय
ये बंदा गाड़ी खरीदने के बजाय क्या करे, मेरे पास आए और कहे कि मैं भाड़े पे ले लेता हूँ। भाड़े पे तो सर्विस आ गया, अब सर्विस आ गया तो सर्विस पे तो ITC अलाउ होना चाहिए ना, क्योंकि मैं फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए सर्विस ले रहा हूँ। तो वही कहा गया कि भाई साहब आप तेज़ हैं तो सरकार और भी तेज़ है, ठीक है, आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब कुछ देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। ITC ऑन कार परचेज बाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉइज़ ब्लॉक। ऑब्वियस सा बात, भले मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, पहले ही बताया था ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मैं खुद ही कार बनाता हूँ और मैंने अपना कार डायरेक्टर को दे दिया या कंपनी में दे दिया चलाने के लिए, तो ITC ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब तक मैं उस कार को बेच रहा हूँ तभी तक ITC अलाउ है, समझ गए। ITC ऑन कार परचेज बाय कार डीलर फॉर सेल टू कस्टमर, ITC अलाउ होगा। ITC ऑन कार परचेज बाय अ कंपनी इंगेज्ड इन रेंटिंग आउट कार्स, ठीक है। अब एक ऐसा कंपनी था जिसका काम ही था रेंट पे, भाड़े पे गाड़ी देना, तो वो क्या किया, भाड़े पे गाड़ी खरीद के लाया, ठीक है, या फिर गाड़ी खरीद के लाया, दो चीज़ हो सकता है, गाड़ी खरीद के ही लाया, मान लो कार परचेज, सॉरी गाड़ी खरीद के ही लाया। तो ऊपर पढ़ा था ना, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के सर्विस में है तो उसको ITC अलाउ होगा, समझ गए। ITC ऑन कार परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल, ऑब्वियस बात है अलाउ होगा, अगर ड्राइविंग के लिए कार तो अलाउ होगा। ITC ऑन बसेस सीटिंग कैपेसिटी 24 अलाउ होगा। ITC ऑन ट्रक परचेज बाय कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड, ऑब्वियस बात है अलाउ होगा। ITC ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज़, ब्लॉक होगा, ठीक। हाँ, अगर एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देता तो अलाउ होता, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे ब्लॉक ही है, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हैं तो अलाउ है, क्योंकि तब तो आप बिजनेस में हैं। अन्यथा आप तो कार खरीद रहे हैं अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए ना, आप आ रहे हैं जा रहे हैं अपना यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम आप कर रहे हैं कार को, तो क्यों अलाउ होगा, सिंपल सा सवाल है। ITC ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय एविएशन स्कूल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियस बात है अलाउ होगा। ITC ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंश्योरेंस लिया गया किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा, फॉर ऑफिशियल पर्पस, ब्लॉक होगा। इंश्योरेंस सर्विस ब्लॉक्ड कार पे तो ब्लॉक ही होगा ना। अगर कार पे देखो, ध्यान में इतना रखना, अगर इंश्योरेंस का बात करेगा, इंश्योरेंस का, सर्विसिंग का, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, देखना कि कार ब्लॉक है कि नहीं समझे। अगर कार पे ITC ब्लॉक है तो इंश्योरेंस सर्विस भी ब्लॉक होगा, ठीक है, जब तक इंश्योरेंस के बिजनेस में ना हो, समझ गए। अब बिजनेस जेट परचेज फॉर द ऑफिशियल ट्रैवल ऑफ कंपनी डायरेक्टर, ब्लॉक होगा। ITC ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस अवेल्ड बाय कंपनी फॉर ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड के लिए तो अलाउ होगा। अगर कार पे अलाउ है तो मेंटेनेंस रिपेयर पे भी अलाउ होगा, मैंने कि इस वाले केस में ट्रक पे अलाउ है तो रिपेयर मेंटेनेंस पे अलाउ होगा। जनरल इंश्योरेंस सर्विस टेकन ऑन कार मैन्युफैक्चर बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऊपर पढ़ा था हमने। अगर मैन्युफैक्चरर लेता है जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस तो अलाउ है, सिर्फ उसको अलाउ है, भूल गए। देखो रिलेटेड सर्विसेज में दो एक्सेप्शन था, एक तो था मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, इसको अलाउ है। अब समझ गए, शर्त क्या है, इनएलिजिबल के लिए भी मिलेगा इसको, ठीक है, शर्त कुछ नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का, ऑब्वियस बात है, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल की बात हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या दिक्कत है, उसको तो इंश्योरेंस मिलेगा ही, क्योंकि उसको ITC भी अलाउ है सप्लाई करने पे, ठीक है। समझ गए। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में है फूड, बीवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, ठीक है, लंबा लिस्ट है दिया हुआ है, समझो। इन सब पर ITC ब्लॉक है। फूड एंड बीवरेज मतलब खाना, पानी और क्या, फूड, बीवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, उस पर ITC ब्लॉक है। ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने और उस पर ITC कटा हुआ 50-50 रुपये काट लिया आपका 1000 रुपये के बिल पे, आप आए बोल रहे हैं कि 1000 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का ITC है, क्लेम करने का नहीं करने का, ठीक है। खाना खाने गए थे, खुद ही खा के आए हो, बोलोगे मीटिंग था,
मीटिंग में खाना का था, पूरा वहाँ चल रहा था, 10,000 रुपया खर्च हो गया, लाखों रुपया खर्च हो गया, 18,000 रुपया GST कटा हुआ है, हमने उसे दिया था 18,000 रुपये, ITC ना लो, तुम खा गए हो, कंज्यूम कर गए, नहीं समझे, यू आर द लास्ट कंज्यूमर। GST का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है लास्ट कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूम तुम ही कर गए ना, खा तो तुम ही गए ना उस खाने को। हाँ भले बिजनेस पर्पज़ के लिए मीटिंग था, क्या फ़र्क पड़ रहा है, खा तो तुम गए ना, समझ गए। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज वही खाना का सर्विस, शादी कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, कैटर को कहा ये लो मेरा GST नंबर, शादी कर रहा हूँ, लाखों का खर्चा है खाने पे, मेरे नाम पे काट देना, GST बचेगा। ऐसा कहीं मत करना, GST नहीं मिलने वाला, ठीक है। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अपना मेकअप करा के आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मैंने मेकअप कराया था मीटिंग के लिए, बिजनेस पर्पज़ है, अरे मेकअप तुमने अपने लिए कराया था, मीटिंग पर्पज़ के लिए नहीं, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर को बीमारी हो गई, काची की पता नहीं, कुछ भी हो गया, कोविड हो गया मान लो डायरेक्टर को, डायरेक्टर दिखाने गया, बेड रेस्ट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया 3-4 दिन के लिए, खर्चा कंपनी ने किया, कंपनी के मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए, डायरेक्टर मर जाता, कैसे काम चलता मेरा, ऐसा नहीं कर सकते। हेल्थ सर्विस पे ITC ब्लॉक है, ठीक है। कंज्यूम डायरेक्टर ने किया है, किसी और आदमी ने नहीं, समझ गए। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, CEO का चेहरा बदसूरत था, उसने सोचा प्लास्टिक सर्जरी करा लेता हूँ, ठीक है, मेरा चेहरा अच्छा हो जाएगा, मैगजीन पे फ़ोटो छपेगा, कंपनी का ब्रांडिंग होगा, ठीक है, शाहरुख खान को हायर नहीं करना पड़ेगा, खुद ही शाहरुख खान बन जाता हूँ, क्या समझे। तो ऐसा करके तुम अगर सोच रहे हो कि बिजनेस में जो भी खर्चा होगा उस पर ITC कम से कम GST तो बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। शाहरुख खान बन भी जाओगे, एडवर्टीजमेंट कर भी लो कंपनी का कॉस्मेटिक करा के, तो ITC तुम्हें नहीं मिल रहा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, कंजम्पशन तुम्हारा है, समझे। सारे सर्विस वैसे इस पर कंजम्पशन तुम कर रहे हो, दिख रहा है बिजनेस के लिए है, बट कंजम्पशन लास्टली कर कौन रहा है, कंपनी खुद या उसका एम्प्लॉय कर जा रहा है, कंज्यूम कर जा रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, उसको खा जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों पे ITC ब्लॉक है, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, सच गुड्स आर सर्विस व्हेन यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। इस लाइन का मतलब ही हो गया कि आप रजिस्टर्ड पर्सन थे और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस दे रहे थे, तो अभी सब बात है, फिर तो आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं। मैं एक कैटरर हूँ, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी, मैंने किसी और को अपने साथ हायर कर लिया, उसने कुछ चार्ज किया मुझसे, मैंने तुमसे लिया, मैंने उसे दिया, ठीक है। तो मैं तो बीच में हूँ, तो मेरे पास मैंने उस लाइन ऑफ बिजनेस के बीच में हूँ मान लो, ठीक है। और ये लास्ट कंज्यूमर है, तो कंज्यूम ये कर रहा है, इस पे ब्लॉक है, क्योंकि मैं इस सर्विस का इससे ले करके फर्दर सप्लाई कर दे रहा हूँ, इस कारण से मुझे अलाउ है, ठीक है, चाहे वो कंपोजिट सप्लाई हो चाहे मिक्स सप्लाई हो। अगर ये सारे सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस का सर्विस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, ठीक है, दिया, क्योंकि बहुत सारे एक्ट में है कि इंश्योरेंस लेना, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ कुछ इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखे हैं, वैसा इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है बहुत सारे कंपनियों को, बाहर में, इंडिया में तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ शायद, ठीक है। तो अगर कोई स्टैचुरी रेगुलेशन के अंदर अगर लेना पड़ रहा है ये सारे सर्विस, अब कैटरिंग का सर्विस को स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन तो हो नहीं सकता, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक तो हो नहीं सकता, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से खाली मुझे लग रहा है फॉल करेगा उसमें। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को ये सर्विसेज कब दे रहा है, अंडर स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन, तो अलाउ है, समझ गए। तो दो ही एक्सेप्शन है, बाकी रिमार्क्स कॉलम कुछ नहीं है, वही सेम, इसी का बस ब्रीफ वे है एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। बहुत सारी कंपनियां क्लब का मेंबरशिप देती हैं अपने अपने डायरेक्टर को, हेल्थ या फिटनेस सेंटर खुद ही जाके ले लो तुम, ठीक है। तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हो, तुमने जिम ज्वाइन किया, जिम का फीस, गोल्ड जिम है, बहुत महंगा है, 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना लग रहा है, ठीक है। अब 4,000 रुपये महीना लग रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, जो GST कम से कम वो तो बचा ले, 18% है, तो मान लेते हैं 4,000 रुपये, 18 कितना, 36, 72, 720 रुपया, 720 रुपया बचा लेते हैं तुम्हारे मन में, ठीक है। उन्हें बड़े प्रोप्राइटर नहीं हो, तो अगर ऐसा वाला केस है तो ये मत करना, तुम फिर कंज्यूम तुम कर रहे हो, जितना भी ITC ब्लॉक है वहाँ कंज्यूम तुम कर रहे हो, जान लो, ठीक है, इसलिए ब्लॉक किया गया है।
एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर ये चीज़ एम्प्लॉय मैंने तुम अपने एम्प्लॉयर को मैंने एम्प्लॉयर हो तुम मान लो और तुम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो ये सर्विस अंडर स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन तो अलाउ है, ठीक है। स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन मेन वर्ड है इस चीज़ में। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। अब इस पर ITC ब्लॉक है। तुम ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हो, एम्प्लॉय गया था कहीं का, बोले जाओ वहाँ घूम ही लो, लंदन गया, लंदन बोला जाओ लंदन में घूम लो, कंपनी तुमको आज गया तो बिजनेस पे था, बिजनेस के लिए गया था और वैसा बात है, लेकिन तुम्हारा अंदर का अच्छा इंसान जाग गया, बोला बहुत काम करता है, सब घूमने के लिए छोड़ देते हैं, घूमने लगा, अच्छा खासा खर्चा किया, तुमको लगा कि ITC इस पर मिल जाना चाहिए, तो बोला गया नहीं, जब तक स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं है, फिर कंज्यूम कर गए तुम, अब ITC का चीज़ मांग रहे हो, ठीक है। जब तक स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन के अंदर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यह सर्विस ना दे तक ब्लॉक, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है और देख लेते हैं, उसके बाद मेन है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज फूड आइटम फॉर बीइंग सर्व टू इट्स कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी पढ़े थे फूड बेवरेज पे ब्लॉक है। समोसा खरीद के लाया अपने एम्प्लॉय के लिए, ब्लॉक है समोसा पे ITC। ABN कंपनी, अ कैटरर ऑफ अमृतसर हैज़ बीन अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन मैरिज, ठीक है, शादी के लिए मिला था, दिया। अब जो ये फॉर्म था इसके पास खुद का कुछ कमी होगा, तो इसलिए क्या फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक के लिए CD एंड सन्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हमको सामान पहुंचा दो। अब इसको अलाउ है क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, ये लेके फिर किसी और को देगा, ठीक है, खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, तो इसको अलाउ हो जाएगा, समझ गए। ABN को अलाउ हो जाएगा। लुधियाना में जो शादी कर रहा है उसको अलाउ नहीं होगा। ITC ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय अ गारमेंट एक्सपोर्टर फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ठीक है। अब गारमेंट एक्सपोर्टर जो आउटडोर कैटरिंग का सर्विस ले रहा होगा तो ब्लॉक होगा, उसको कुछ सोचना ही नहीं है। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय अ कंपनी टू रन अ फ्री कैंटीन इट्स फैक्ट्री। अब यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो लोग खोलना है कैंटीन, इस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार है, यहाँ पर ITC, क्योंकि ये एम्प्लॉय को अंडर स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन दे रहा है तो ITC लागू होगा, समझ गए। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, द फी फॉर विच इज पेड बाय कंपनी, ब्लॉक होगा। इससे बात है, जब तक स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं दिया गया एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, तब तक ब्लॉक है। अ कंपनी अवेल सर्विस ऑफ ट्रैवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फ्री वेकेशन फॉर स्टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, ब्लॉक है, ठीक है। एम्प्लॉय को दिया ना सर, एम्प्लॉय को बोला जाओ बेटा घूम लो, मैं तो ITC ले लूँगा, कम से कम खर्चा हुआ 1 लाख का, एम्प्लॉय घूमने पे 1,18,000 रुपये देना पड़ा, 18,000 रुपये उसमें बचेगा, ये मन में था मेरे, लेकिन ITC ब्लॉक है। कंज्यूम तुम कर गए ना, घूमने तुम गए थे। अब आते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पे ITC ब्लॉक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे ITC ब्लॉक है। शर्त क्या है? यहाँ पे शर्तों को अच्छा से समझना पड़ेगा, कंफ्यूज होते हैं लोग, क्या कि इसमें 2 चीज़ है, एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जब मैंने सर्विस लिया, एक है ओन, खुद से बनाया मैंने, ठीक है, मटेरियल मेरा, सब कुछ मेरा, मैंने एक आदमी को हायर किया, कहा मुझे वार्डरोब बनवा दो या मेरा बुक सेल्फ बना दो या मेरा ऑफिस का डिज़ाइन मैंने उसे दिया, सारा प्लाईवुड जितना भी ग्लास लकड़ी सब लाके मैंने दिया उसे, कहा बना दो, ठीक है। तो 2 अलग अलग केस है। फर्स्ट केस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद वाला में है ऑन ओन अकाउंट वाला, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओन अकाउंट। थोड़ा रुक जाता। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जहाँ तक बात है तो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। मतलब कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर ITC अलाउ होगा। आगे देखेंगे और भी कुछ केसेस आएगा जहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। वन ऑफ मेजर इनपुट सर्विस ITC on which is blocked is input service relating to construction activity like construction of office building, factory building, etc. Except in case of person like builder, developer and contractor who are undertaking construction for other। कहने का मतलब अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं तो आपको लागू, जो कि हमेशा से शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ITC जो ब्लॉक है वो बेसिकली मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ब्लॉक है, ठीक है। रूटीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है, कहने का मतलब मेंटेनेंस करवा रहे हैं, ठीक है।
रिनोवेशन करवा रहे हैं ऑफिस का, फैक्ट्री बिल्डिंग का, उस पर आईटीसी एज इट इज़ अलाउड। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर कहा जाए, थर्स ब्रॉडली आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विस इज नॉट अवेलेबल। लगता है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है बीच में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ा चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर से कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। मतलब कहने का, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर तो अलाउ है, नो डाउट। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक है आईटीसी। कहना क्या है, कहना ये है कि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है इनपुट सर्विस, वन मेजर इनपुट सर्विस। ऑब्वियस सा बात है, कंस्ट्रक्शन एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, हैवी खर्चा है, उस पर हैवी आईटीसी भी होता है। ठीक है, कहा क्या एक्ट बोलता है, आईटीसी ऑन विच इज ब्लॉक्ड इज इनपुट सर्विस रेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का एग्जाम्पल दिया है, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, और भी चीज़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, उसका काम ही कंस्ट्रक्शन सर्विस देना है, उसका काम ही बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना है, तो उस पर्सन को अलाउ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पर्सन लाइक बिल्डर, डेवलपर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट, इनके अलावा मैंने और कोई, आप, मैं या कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का सर्विस लेता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, कहने के लिए तो बिजनेस पर्पस है। ठीक है, तो आप कहिएगा आईटीसी अलाउ होना चाहिए, तो बोला हाँ आईटीसी अलाउ है, जीएसटी 2A में दिखेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अवेल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 17(5) क्लॉज C इसको ब्लॉक करता है। फिर वही कॉन्सेप्ट, बेस कॉन्सेप्ट, मूल आधार। क्या है मूल आधार? पर्सनल पर्पस, आप खुद इस्तेमाल करने वाले हो उस चीज़ को। ऑब्वियस सी बात है, आपके बिजनेस में यूज़ होगा, बट यूज़ तो आपके लिए हो रहा है ना, कंज्यूम आप कर रहे हो ना उस ऑफिस बिल्डिंग को, फैक्ट्री बिल्डिंग को। ठीक है, लेकिन कहा गया कि अगर जो छोटा मोटा खर्चा है, रूटीन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये अलाउ है। एग्जाम्पल के तौर पे रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन। शर्त क्या है? कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, बुक में पीएल में जाना चाहिए। अगर कैपिटलाइज हो गया ये भी, रिपेयर मेंटेनेंस, हैवी रिपेयर मेंटेनेंस, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, ये जीएसटी एक्ट नहीं बोलता है, ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। समझ गए? तो वही चीज़ है। थस ब्रॉडली आईटीसी ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस इज नॉट अवेलेबल व्हेन द एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो भले ये रिपेयर मेंटेनेंस पे अलाउ बोला है, पर अगर ये कैपिटलाइज हो गया तो अलाउ नहीं होगा। अभी कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा, जीएसटी एक्ट नहीं बोलता है इस चीज़ को कब कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। ठीक है, जैसे कि मेजर रिपेयर हुआ या मेजरमेंट रिनोवेशन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अगर किसी का इकोनॉमिक लाइफ बढ़ गया उस खर्चे के बाद, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया, तो वो खर्चा कैपिटलाइज होता है। तो भले वो रिपेयर हो, भले वो मेंटेनेंस हो, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। समझ गए? यही चीज़ है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। और जब नीचे आओगे, वॉस कॉन्ट्रैक्ट ऊपर डिफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, वही जो मैंने तुम्हें कहा, कन्फाइंड ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हुए भी उनको बाहर रखा गया है। ठीक है, नीचे अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डिफिनीशन, मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गया? थोड़ा सा immovable property has not been defined under GST law. Therefore, we will have to look for definition of immovable property in other law. Section 326 of General Clause Act 1897 defines the term immovable property to include land, benefit to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. ठीक है, अब इस डिफिनीशन से ज़्यादा लेना देना हमें कुछ है नहीं, तो इसे छोड़ ही दो, कोई रटने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नीचे आओ, वहाँ इम्पोर्टेंट। ठीक है,
क्या इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी लॉ में पहले ही बोल दिया है कि ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है कंपोजिट सप्लाई है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है, नो डाउट शेड्यूल 2 में बोला गया है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ एक्सेप्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ITC ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड एक्सेप्ट व्हेन, कब ब्लॉक नहीं होगा, अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो। कहने का मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो, आप बिल्डर हो, आपको लागू होगा, ठीक है, समझ गए। और दूसरा है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट और मशीनरी है तो लागू होगा। मैंने दो कंडीशन, या तो आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो या तो आप प्लांट एंड मशीनरी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट और मशीनरी है। तो अगर अब तक देखें तो 3 एक्सेप्शन दिखता है। पहला, बुक्स में अगर कैपिटलाइज नहीं हुआ, ठीक है, अगर बुक्स में कैपिटलाइज नहीं हुआ तो ITC अलाउ है। अब ये सबको अलाउ है, ठीक है, अगर बुक्स में कैपिटलाइज नहीं हुआ सबको अलाउ है। दूसरा, अगर प्लांट और मशीनरी हुआ तो, और तीसरा अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस हुआ तो, समझ गए। तो मोटा मोटी इसका हिसाब किताब यही है कि अगर कैपिटलाइज नहीं हुआ बुक्स में, कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम है, GST एक्ट का नहीं। प्लांट एंड मशीनरी हुआ तो, और अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हुआ तो, मतलब मैं भी कॉन्ट्रैक्टर, मैंने किसी से सर्विस लिया या फिर मैंने किसी को सर्विस दिया तो उसे अलाउ है, मैंने लिया मुझे अलाउ है, ठीक है। अब बोलोगे प्लांट एंड मशीनरी तो मूवेबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवेबल प्लांट एंड मशीनरी है उस पर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उस प्लांट एंड मशीनरी का बात किया है जो परमानेंटली अर्थ से जुड़ा होता है, फिक्स्ड परमानेंटली टू द अर्थ, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी में कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या है देख लो। प्लांट एंड मशीनरी मीन apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or service and include such foundation or structural support। समझे। अब कोई प्लांट एंड मशीनरी को लगाना है तो ऑब्वियस सा बात है एक सपोर्ट बनाओगे ना यार। मान लो ये मैंने इतना ऊंचा कर दिया और इस पर अपना मशीन लगाया, ठीक है, जनरेटर रखा हुआ कभी देखा है, नीचे प्लिंथ बनता है उसका, उसके बाद उसके ऊपर जनरेटर रखा रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो बनाओगे ये भी इसी के अंडर कवर होगा और उस पर भी अलाउ होगा, ठीक है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है बेसिकली वो बिल्डिंग का पार्ट, लेकिन चूँकि प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो पार्ट बनाया गया है तो उस पर अलाउ होगा, ठीक है। पर एक्सक्लूड करेगा क्या, लैंड, बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर। टेलीकम्युनिकेशन टावर भले उस पर ITC अलाउ हो, मैंने भले वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही आता है, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। ये टावर रहता है, देखते हैं छत के ऊपर बना रहता है, पर उस पर ITC ब्लॉक है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी होते हुए भी ब्लॉक है। आया समझ में। पाइप लाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझो। अगर ये फैक्ट्री का गेट है, ठीक है, अगर यहाँ तक मैंने पाइप बिछाया किसी भी कारण से, तो यहाँ तक जो मैं पाइप बिछाऊंगा अलाउ है, बस इस गेट के बाहर जब पाइप बिछाऊंगा तो डिसअलाउ है, मैंने तब ब्लॉक है, मैंने यहाँ ब्लॉक है, यहाँ अलाउ है, समझ गए। पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, समझ गए। फैक्ट्री के अंदर पाइप बिछाऊं अलाउ है, फैक्ट्री के बाहर अगर हल्का सा ही पाइप बिछा डिसअलाउ है, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउ है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सपेंस इज कैपिटलाइज और नॉट, तो समझ गए। तो यहाँ जो मैंने 3 पॉइंट लिखा था, नॉट कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो ऑब्वियस सबके लिए है, सेम लाइन, सब किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में हो, ठीक है। अगर कैपिटलाइज नहीं हुआ है बुक्स में तो ITC अलाउ है। प्लांट एंड मशीनरी में सबको अलाउ है, ठीक है,
और साथ ही साथ कैपिटलाइज हो भी गया तो भी अलाउ है, समझ गए। ये वाले में क्या है, अगर सेम लाइन में होगा तभी अलाउ है, ये वाले में ब्लॉक्ड है बेसिकली। ब्लॉक वाला क्रेडिट खाली इसके अंडर फॉल करता है, ठीक है। ये सबके लिए ब्लॉक है बट इसके लिए अलाउ है। यहाँ पर ब्लॉक ही नहीं हो रहा क्रेडिट, यहाँ ब्लॉक ही नहीं हो रहा किसी भी बिजनेस में हो। अगर बुक्स में कैपिटलाइज नहीं हुआ है खर्चा, पीएल में एक्सपेंस ऑफ हुआ है, आईटीसी अलाउ है। प्लांट एंड मशीनरी है, भले कैपिटलाइज हो गया बुक्स में फिर भी अलाउ है। आया समझ में। अभी एग्जाम्पल दिया है, आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय अ फाउंडेशन वुड बी अलाउ, ऑब्वियस सा बात है। हाउएवर आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर ब्लॉक, समझ में। अब ये यहाँ पे वही समरी है एक तरह से, कहीं भी रिवाइज करना हो तो यहीं से करने का, ठीक है। ITC on works contract service for construction of immovable property is available only in the following three situations. When the works contract service is availed by a works contractor, मतलब same line of business में है तो for construction of eligible plant and machinery, अभी ऊपर देखा हमने टेलीकम्युनिकेशन टावर पे अलाउ नहीं है, भले प्लांट एंड मशीनरी है। पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर बिछा है उस पर अलाउ नहीं है, ऊपर देख लिया है, ठीक है। दो ठोम बेसिकली उसका मेन एक्सेप्शन है प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। तो उसके अलावा और कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पर अलाउ है, चाहे तुम किसी लाइन ऑफ बिजनेस में हो, चाहे कैपिटलाइज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज, उस केस में भी भले तुम किसी लाइन ऑफ बिजनेस में हो, समझ गए। अब कुछ एग्जाम्पल है देख लेते हैं। ITC on works contract service availed by software company for construction of office block. CD and company, a works contractor of Noida, has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. The firm avail, इसने अवेल किया सर्विस EFN को से। अब ये अलाउ होगा, क्यों? क्योंकि CDN को सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है और इससे सर्विस ले रहा है, समझ गए। ITC on works contract service availed by an automobile company for construction of a foundation on which, a foundation पे अलाउ है, भले फाउंडेशन देखने में लग रहा है कि बिल्डिंग का पार्ट है, ठीक है, उस पर प्लांट मशीनरी खड़ा हो गया रखेगा, पर उस पर अलाउ है क्योंकि प्लांट मशीनरी के पर्पस के लिए फाउंडेशन बनाया गया है। ITC on works contract service availed by a manufacturing company for construction of pipeline to lead outside, अब आउटसाइड हो गया तो अलाउ नहीं है, अगर फैक्ट्री के अंदर तो अलाउ है, ठीक है। A consulting firm has availed service of works contract for repair of, अब रिपेयर डिपेंड करता है कैपिटलाइज हुआ कि नहीं, तो लिखा हुआ है कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो अलाउ है। A telecommunication company has availed service of a works contract for repair of its office building, the company has capitalized, अब जहाँ कैपिटलाइज हो गया, भले रिपेयर था कैपिटलाइज हो गया, ITC ब्लॉक है, समझ गए। अब ये ऊपर का ही एक चीज है, यह सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब खुद से कंस्ट्रक्ट किया हो, समझे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को खुद कंस्ट्रक्ट किया, पूरा सीमेंट लोहा छड़ गिट्टी जो भी था, ठीक है, पाइप वाइप नट बोल्ट जो भी उसको लगाना था अपने, चाहे प्लांट एंड मशीनरी था चाहे जो भी था, खुद ही खरीद के लाया और किसी बंदा को हायर किया, भाई तू कर दे, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कहा गया, उस पर भी ब्लॉक है। ध्यान ये देना, इमूवेबल, अगर मूवेबल है तो उसका बात नहीं हो रहा, ठीक है। ITC on works contract service availed by a taxpayer other than works contractor for construction of immovable property other than plant and machinery not available, अभी देख लिया हमने। But what happen if a taxpayer procure goods and service, खुद अपना सारा गुड्स ले आया, सब सर्विस मैंने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जॉब वर्क पे, ठीक है, और खुद ही कंस्ट्रक्ट किया। कहने का मतलब ठेकेदार को नहीं रखा, खुद ही ठेकेदार बन गया, ठीक है। फॉर बीइंग यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट अवेलिंग सर्विस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर विल ITC बी अलाउड इन सच केस, तो इस केस में क्या होगा, तो बोला गया द आंसर इज नो, ITC इज नॉट अलाउड। ITC इज नॉट अलाउड ऑन गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय अ टैक्सपेयर पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट, जब तक वो उस प्रॉपर्टी को अपने लिए बना रहा है तब तक नहीं अलाउ है। ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने लिए बना रहा है, अगर दूसरे के लिए बना रहा है तो अलाउ है, ठीक है।
अगर दूसरे के लिए बना रहा है तो अलाउ है, क्यों? क्योंकि फिर चेन ऑफ बिजनेस में आ गया ना, खुद के लिए बना रहा है तो खुद ही कंज्यूम कर रहा है ना, तो ऑन हिज ओन अकाउंट, ध्यान देना, खुद के लिए बना रहा है तभी ब्लॉक है। इवन दो सच गुड्स और सर्विस आर यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हो सकता है ऑब्वियस सा बात है, ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही होगा, लेकिन फिर भी ब्लॉक है, समझ गए? तो ऑन हिज फॉर हिज ओन यूज, ध्यान दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज इवन इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड इज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने यूज के लिए बना रहा है तब तक ब्लॉक है, अगर दूसरे के यूज के लिए बना रहा है तो अलाउ है, समझ गए? तब फिर वो हो गया ना, वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो गया फिर बीच में ना, वो दूसरे के लिए बना रहा है तो फिर क्या मतलब, क्यों ब्लॉक होगा? अपने लिए बना रहा है तो सिर्फ ब्लॉक। अब फिर यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ से रिवाइज कर सकते हो सिंपल तरीका से। अब बाकी जो टर्म था प्लांट एंड मशीनरी का सब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी अपने लिए बना रहा है फिर भी अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट एंड मशीनरी तो आउटसाइड द एम्बिट है, ठीक है? ITC ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग थ्री सिचुएशन, मतलब अगर मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं गुड्स भी लूँगा, ऑब्वियस सा बात है, और सर्विस भी लूँगा, खुद से थोड़े कारपेंटर बन जाऊँगा, ठीक है? गुड्स भी लिया, सर्विस भी लिया, और मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट करा लिया, मान लिया ऑफिस बिल्डिंग, समझ गए? तो ये दोनों पे ब्लॉक है, गुड्स पे भी सर्विस पे भी, दोनों पे ब्लॉक, ठीक है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी, तीन सिचुएशन जहाँ अलाउ है, अगर एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है मतलब टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं है, दूसरा पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं है, इनसाइड द फैक्ट्री अलाउ है, ठीक है? अगर कैपिटलाइज नहीं हुआ है तब, और कंस्ट्रक्शन उसके अपने अकाउंट पे नहीं है तब, समझ गए? अपने लिए नहीं बना रहा है, दूसरे के लिए बना रहा है। मान लो बिल्डर हूँ मैं फ्लैट बना रहा हूँ, दूसरे के लिए बना रहा हूँ ना, अपने लिए बना नहीं रहा, समझ गए? अब कुछ एग्जाम्पल है, देख लो। अ कंपनी बाई सीमेंट टाइल्स ETC एंड अवेल द सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, ITC ब्लॉक होगा। M&N कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट पेंट आयरन रॉड दिस एंड दैट, सब कुछ लिया, किसके लिए लिया? क्लाइंट के लिए लिया है, ITC अलाउ होगा। अ कंपनी बाई सीमेंट टाइल ETC एंड अवेल द सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट फॉर रिनोवेशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कंपनी प्रॉफिट लॉस में बुक किया है, अलाउ होगा। RTC on goods and service used by an automobile company for construction of a foundation on which a machinery is to be mounted permanently, अब बताया ही था स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो प्लांट एंड मशीनरी को रखने के लिए बनाया जाता है वो प्लांट एंड मशीनरी के डिफिनेशन के अंदर आता है और उस पर ITC अलाउ होगा, ना कि ब्लॉक होगा, ठीक है? अब किसको ITC ब्लॉक है? कंपोजिशन सप्लायर को ITC ब्लॉक है, ऑब्वियस सा बात है, कंपोजिशन सप्लाई आउट करने वालों को ITC थोड़ी मिलता है, उसको तो 1% से बस टैक्स पे करना है, चुपचाप टैक्स पे करे, ITC ब्लॉक है उसका, ठीक है? कहने क्या बात है, ऐसे ही ब्लॉक है, पता है सबको, ठीक है? NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको भी ITC ब्लॉक है, ठीक है? लेकिन इसको ITC अलाउ है, किस पर? सिर्फ गुड्स पे, इंपोर्टेड गुड्स पे अलाउ है, ठीक है? अब NRTP का क्या होता है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता नहीं है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होता नहीं है, वो कुछ समय के लिए आता है, रजिस्ट्रेशन लेता है, काम करता है, जो भी करता है चला जाता है, तो उसको ITC अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इंपोर्टेड गुड पर ITC अलाउ होता है उसको, समझ गए? अब ध्यान देना, गुड्स पे अलाउ होता है सिर्फ, इंपोर्टेड गुड्स पे, ना कि सर्विस पे, समझ गए? अब कंपनी का कहना है कि मैंने CSR एक्टिविटी के लिए जो गुड्स और सर्विस यूज़ किया उस पर भी ITC अलाउ कर, बोला ना ना उस पर भी ITC ब्लॉक है, ठीक है? अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गुड्स और सर्विस का यूज़ हुआ है तो उस पर भी ITC ब्लॉक है, सिंपल टर्म। मैंने सामान खरीदा, खुद ही कंज्यूम कर गया, अब तक तो ऊपर में कंजम्पशन मेरा इनडायरेक्टली था, ठीक है? अब यहाँ पे डायरेक्टली कंजम्पशन, खुद ही कंज्यूम ही कर गया, ITC ब्लॉक है, समझ गए? 10 बिस्किट का पैकेट खरीदा, भूख लग रहा था, 2 खुद खा गया, तो 10 का ITC थोड़े मिलेगा, 8 का ही मिलेगा, समझ गए? फ्री सैंपल गिफ्ट गुड्स लॉस्ट स्टोलन ETC, इसके लिए क्या कहा गया? अगर गिफ्ट के रूप में दिए या फ्री सैंपल में दिए उस पर ITC अवेलेबल नहीं होता है, आपने गिफ्ट में दिया, ITC ब्लॉक है उस पर। अगर गुड्स चोरी हो गया, भुला गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो उस पर भी ITC ब्लॉक है, ठीक है? ITC अवेलेबल ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, प्रिंसिपल यही है इसका, ऑब्वियस सा बात है। इफ़ नो टैक्स इज पेबल ऑन आउटपुट सप्लाई, ऑब्वियस सामान भुला गया तब उस सामान को मैं बेचूंगा नहीं, उसको बेचूंगा नहीं तो उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगा नहीं, तो उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बना नहीं तो अजम्पशन यही है कि तुम ही कंज्यूम कर गए, भले चोरी हो गया था पर कंज्यूम तुम ही कर गए, ये अज्यूम कर लेता है वो, नहीं समझे? अगर मैंने प्रोडक्ट ए खरीदा, प्रोडक्ट ए पे मैंने 10 रुपया GST दिया, अब मैं प्रोडक्ट ए को बेचने जाऊँगा
तो उस पर 12 रुपये GST देना था, ठीक है, बेचने के टाइम, तब मैं 10 का यूज कर सकता हूँ। 12 माइनस 10, 2 रुपया बचा, 2 रुपया मैं अपना कैश से दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सामान भुला गया तो अब उस पर आउटपुट टैक्स बना ही नहीं। प्रिंसिपल समझ में यही प्रिंसिपल कर रहा है। जब वो सामान भुला गया तो मैंने उसे बेचा नहीं, तो 12 रुपये का टैक्स लाइबिलिटी बना नहीं। जब 12 का टैक्स लाइबिलिटी बना नहीं तो फिर ITC का यूज़ क्यों करोगे उसके लिए, समझ गया। इसलिए ITC ऑन गिफ्ट, फ्री सैंपल, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, सब कुछ जो है उस पर ITC नॉट अवेलेबल है, ठीक है, समझ गए। अब गिफ्ट का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। जब भी याद करना यहाँ पर से कर लेना, सब लिस्ट में लिखा हुआ है, ये बेस्ट है, ठीक है। ITC इज ब्लॉक। अब सेल प्रमोशन के बारे में कुछ सर्कुलर में बताया गया था। आइए देखते हैं सेल प्रमोशन के बारे में क्या क्या बोला गया है। सर्कुलर नंबर 92/11/2019 डेटेड 7/3/2019, ठीक है। अब होता क्या है कि सेल के टाइम कुछ सेल प्रमोशनल एक्टिविटी होता है, जैसे बाय मोर गेट मोर, ठीक है, बाय 1 गेट 2। तो उस केस में क्या किया जाए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, गिफ्ट में दिया है, ठीक है, पर फॉर बिजनेस पर्पस दिया है। एक होता है गिफ्ट देना, ठीक है, सिंपली हुआ लियो गिफ्ट पकड़ो, कुछ उसका मतलब नहीं था। पर यहाँ पे सेल प्रमोशन है, गिफ्ट के पीछे सैंपल जो दिया है मैंने सेल प्रमोशन के रूप में दिया है। अब इसमें क्या कहा जाए, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन do not qualify as supply under GST except where the activity fall within the ambit of Schedule 1। Schedule 1 कौन सा था, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई। अगर उसमें फॉल कर गया तो भले उसको नाम तुम गिफ्ट दे दो, एक लाइन पढ़े हो, वट एवर नेम इट इज़ कॉल्ड, वही चीज़ है। मूल आधार क्या है, अगर शेड्यूल 1 में फॉल कर गया, रिलेटेड पार्टी था, मैंने गिफ्ट दे दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, भले विदाउट कंसिडरेशन दिया, सप्लाई है वो, टैक्स दो। वैल्यू क्या होगा बोलोगे, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया गया है कि अगर रिलेटेड पार्टी से सामान बेचते हैं तो वैल्यू क्या होगा, ठीक है। It shall not be available to supplier on the input service and capital to the extent they are used in relation to the gift or free sample। ITC ऑब्वियस सा बात है, अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब शेड्यूल 1 में फॉल कर गया तब ITC